है, खलिहान है, खुशहाल हमारा किसान है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। झुमकी बहन का जुहार। और साथ ही गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गढ़वा के फेरी वाले मछली विक्रेता को मिलेगा अनुदानित साइकिल, आइस बॉक्स और यूनिफॉर्म। बरसात में प्याज की खेती के लिए नए प्रभेद का विकास। बैगन की बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 50 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अब समाचार विस्तार से। जिला मत्स्य कार्यालय गढ़वा द्वारा जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फेरी लगाकर खुदरा मछली बेचने वाले मछली विक्रेताओं को 50% अनुदान पर एक साइकिल और एक ब्रांडेड आइस बॉक्स दिया जाएगा। यह कार्य मत्स्य डोमेस्टिक मार्केट योजना 2013-14 के अंतर्गत किया जा रहा है। इसकी इकाई लागत 7,000 रुपये है, जिसमें लाभुक को 3,500 रुपये स्वयं वहन करना होगा, जबकि शेष 3,500 रुपये राज्य सरकार के अंशदान से व्यय होंगे। इसके अलावे 100% अनुदान पर एक जोड़ी यूनिफॉर्म भी दिया जाएगा। आवेदन देने की अंतिम तारीख 17 सितंबर 2013 है। बड़ौदा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने प्याज की एक ऐसी उन्नत किस्म विकसित की है जिसकी खेती बरसात के मौसम में भी की जा सकती है। प्याज के इस प्रभेद का नाम एग्री फाउंड डार्क रेड रखा गया है। इस प्रभेद का सफल प्रशिक्षण किया जा चुका है। परिणाम में यह बात सामने निकल कर आया कि ये पुराने किस्मों की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा पैदावार देने की क्षमता रखता है और 110 से 115 दिनों में तैयार भी हो जाता है। राज्य के किसान सब्जी फसल बैंगन से अच्छी उपज लेना चाहते हैं तो फसल लगाते समय कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 50 सेंटीमीटर की दूरी रखें। किसी भी फसल की खेती के लिए पौधों का सही विकास उसे मिट्टी से मिलने वाले पोषक तत्वों पर निर्भर करता है और इसके लिए किसान को पौधा से पौधा तथा कतार से कतार के बीच एक खास दूरी रखने पर ध्यान देना चाहिए। बैगन फसल के लिए हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है, किसान भाइयों, अगर आप बैगन की खेती करना चाहें तो उचित दूरी पे पौधों को संख्या रखना बहुत ही आवश्यक है। लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर रखना मत भूलिएगा, तभी जा कर के आपको बैगन की खेती से अच्छा लाभ मिलेगा। किसान भाई मूली फसल से अधिकाधिक पैदावार हासिल करने के लिए मूली के अनुशंसित प्रभेद पूसा हिमानी, पूसा रोशनी, पूसा देसी, पूसा चेतकी, कांसी हरा या जापानी व्हाइट लगाएं। राज्य के किसान सितंबर महीने से मूली फसल की खेती शुरू कर सकते हैं। पंक्तियों में बुआई करें और पौधों के बीच 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बेहतर उपज लेने के लिए देशी मूली के प्रभेदों में पूसा हिमानी, पूसा रोशनी, पूसा चेतकी, पूसा देसी और कांसी हरा लगाएं, जबकि विदेशी मूली के लिए जापानी व्हाइट लगाएं। देशी की उपज 150 से 200 क्विंटल और विदेशी मूली की उपज 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। हैंड एक्ट ऑगर एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान वृक्षारोपण के लिए गड्ढा खोदने का काम कर सकते हैं। यह हस्तचलित यंत्र है जिससे समय, श्रम और मजदूरी तीनों की बचत होती है। आज हमसे मुखातिब हैं एक ऐसे कामयाब किसान जो अपनी खेती की तरक्की के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी भी फसल की खेती या उसकी तैयारी अनमने ढंग से या आधे अधूरे मन से नहीं करते हैं। खेती करते हैं तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं और पूरे जी जान से उसे अंजाम तक ले जाते हैं। मेरा घर गिद्धौर है। मेरा पिताजी खेती करते थे, हम लोग भी करते हैं खेती। यहाँ ससुराल ने भी आके विकास करके बाल बच्चा पढ़ाते हैं, सब अच्छा सा परिवार रहते हैं, खाते पीते हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1850 रुपए से 2125 रुपए, चावल मध्यम 2200 रुपए से 2450 रुपए, चावल उत्तम 2700 रुपए से 4900 रुपए, गेहूं 1425 रुपए से 2200 रुपए, चना 3700 रुपए से 4100 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6200 रुपए, दाल मसूर 4550 रुपए से 5000 रुपए, दाल चना 4600 रुपए से 5200 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9600 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3450 रुपए, आलू 700 रुपए से 800 रुपए और प्याज 3600 रुपए से 4000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मौसम के मिजाज के बारे में, मंडी के भाव के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में। तो अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। जी हाँ, तो किसान भाइयों, इस विराम के बाद हम पुनः लौटते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। अब क्या ख्याल है? ख्याल तो नेक है। अब जानकारियों का सिलसिला शुरू करना चाहिए, क्योंकि किसान भाई जानकारियों के लिए ही बैठे हैं अपने टीवी सेट के सामने। तो किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि आप ग्रीन हाउस में जो गुलाब की खेती है वो आप कैसे कर सकते हैं, इस विषय उसकी देखभाल के बारे में और किस तरह से अधिक गुलाब का पैदावार लेना है, ये तमाम जो जानकारियां हैं हम आपको दिलवाने जा रहे हैं। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं झुमकी बहन हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम होरोजी। आज हम जानेंगे कि पॉली हाउस में गुलाब की खेती कैसे करें और इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पूनम होरोजी मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बताइए कि जो पॉली हाउस में हमारे किसान भाई फूल लगाना चाहते हैं गुलाब की, वो शुरू से उसकी देखभाल कैसे? पॉली हाउस के अंदर जब भी कोई पौधा लगता है तो उसमें सीज़न की विशेष महत्ता नहीं होती है, लेकिन गर्मी के सीज़न को हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा गर्मी ना रहे। तो इसीलिए आप इसको ध्यान में रखते हुए फरवरी में भी लगा सकते हैं और
नहीं तो आप बरसात के समय भी इन गुलाब को लगा सकते हैं या जाड़े में लगा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि गुलाब लगाने का मुख्य समय फरवरी या अक्टूबर से दिसंबर का महीना होता है, लेकिन पॉली हाउस के अंदर इन सारी बातों का मतलब नहीं रहता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि गर्मी को नज़रअंदाज करते हुए इनकी रोपाई करें। तो इसके लिए जैसा हम जानते हैं कि सबसे पहले बेड तैयार किया जाता है किसी भी पौधे को लगाने के लिए। तो बेड तैयार करने के लिए 1 मीटर का बेड लंबाई में तैयार किया जाता है और उसके किनारे नाली बनाई जाती है 50 सेंटीमीटर की, और ताकि वो नाली इस कदर होता है कि वहाँ की जो मिट्टी होती है वो ऊपर की ओर आ जाए और उसमें पाथ एक बन जाए और इस तरह पौधे उसमें लगाए जाते हैं। तो बेड जब भी तैयार किए जाते हैं तो देखिएगा कि आप पॉली हाउस अगर बड़े हैं तो उसको ब्लॉक्स में बांट लिया जाता है, विभिन्न ब्लॉक्स में बांटकर उसको बेड तैयार किया जाता है। जैसे कि अगर 500 स्क्वायर मीटर का कोई पॉली हाउस है तो आप इसको 4 ब्लॉक में बांटकर उसमें 1-1 मीटर का प्लॉट बना सकते हैं और पौधे की रोपाई कर सकते हैं। ये तो बेड की तैयारी हमारे किसान भाई कर लेंगे मैडम, उसके बाद किस्मों का चयन करने में बहुत असुविधा होती है। तो अगर झारखंड के परिवेश में हमारे किसान भाई देखें तो कौन कौन से गुलाब के किस्म है जो ज़्यादा उत्पादन दें? जब भी हम किसी भी गुलाब की बात करते हैं तो पॉली हाउस के अंदर का हो या बाहर का गुलाब, किस्म इसमें अच्छी होनी चाहिए। और कभी भी आप किसी भी किस्म की खरीदारी करते हैं तो इसे ऐसी जगह से लीजिए जहां ये वास्तव में तैयार किया जाता है। जैसे कि पॉली हाउस के गुलाब जब भी तैयार होते हैं तो ये इस क्षेत्र में आपको नहीं मिलेंगे। इसे आपको चाहे तो बेंगलोर चाहे तो पूना से मंगाना होगा और इसमें 2-3 नर्सरी काफ़ी फेमस है जिससे आप गुलाब ले सकते हैं और इस तरह अपने पॉली हाउस के अंदर लगा सकते हैं। और ये जब भी पौधे तैयार करते हैं तो इसमें ख़ास चीज़ देखिएगा कि ये मिस्ट चैम्बर में तैयार होने चाहिए पौधे। और इसमें सबसे जो लेटेस्ट टेक्निक होती है पौधे तैयार करने की वो है सॉफ्ट ग्राफ्टिंग या इसको कहेंगे सॉफ्ट शूट ग्राफ्टिंग, जो ऊपर की ओर ग्राफ्टिंग किया जाता है। हालांकि गुलाब में ग्राफ्टिंग का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, केवल इसमें हम जानते हैं कि बडिंग से पौधे बनते हैं, लेकिन ग्राफ्टिंग के पौधे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सब ग्राफ्टिंग के पौधे हैं और इसका जो ग्रोथ होता है, इसकी जो बढ़ोतरी होती है वो काफ़ी हद तक बहुत ऊंची होती है और इसमें हेल्दी पौधे भी तैयार होते हैं। और इस तरह से हम इन गुलाबों को लगा सकते हैं। इसके रूट स्टॉक पर खासकर ध्यान दिया जाता है। जो नीचे का रूट स्टॉक होता है, जो जंगली पौधे होते हैं, उस पर हम कैसे ग्राफ्टिंग करेंगे, कैसे बडिंग करेंगे, ये मायने रखता है। चूँकि मल्टीफ्लोरा जो रूट स्टॉक होता है इसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन पॉली हाउस के गुलाब में आप देखेंगे क्षेत्र विशेष पर ये रूट स्टॉक तैयार होते हैं। जैसे साउथ इंडिया में एडवर्ड या बोरबियाना जो भी रूट स्टॉक होंगे वो तैयार करेंगे और वो उसी क्लाइमेट में एडाप्टेबल होते हैं और चाहे तो आप उसको यहाँ लगा सकते हैं। और जब भी आप पॉली हाउस का बर्ड या पौधे तैयार करेंगे तो इसी रूट स्टॉक में, इसी जंगली पौधे में तैयार करेंगे। अगर उसको मल्टीफ्लोरा में चाहेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इस तरह जंगली पौधे या रूट स्टॉक भी बहुत मायने रखते हैं और इस तरह पौधे तैयार होते हैं। और साथ ही किस्मों की जो आपने बात कही उस पर हम बतला दें कि 4-5 किस्में जो है इन गुलाबों में, या 4-5 रंग कहिए, काफ़ी फेमस होता है। एक लाल होता है, एक नारंगी, एक गुलाबी, पीला या सफ़ेद। तो लाल रंग में ग्रैंड गाला और फर्स्ट रेड ये बहुत ही फेमस वैरायटी है आपका, या किस्म है कहिएगा पॉली हाउस के लिए। साथ ही पीले गुलाब के लिए गोल्ड स्ट्राइक बहुत फेमस वैरायटी है, और नारंगी के लिए नारंगा, और इस तरह गुलाबी के लिए नॉबलिस। इस तरह आप देखेंगे कि ये सारी किस्में बहुत आसानी से यहाँ लग जाती हैं और इसके फूल का जो डिमांड होता है ये काफ़ी अच्छा होता है। डिमांड की बात की तो मैडम आमूमन देखा जाता है कि हमारे जो फूल के खरीदार होते हैं वो लंबे स्टिक वाले फूलों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वैसे में हमारे किसान भाई कैसे अपने पौधे के ध्यान देंगे कि लंबे स्टिक हो और उसका व्यवसाय अच्छे तरह से होगा? पॉली हाउस के गुलाब जो भी लगते हैं तो ये जब भी हम वैरायटी की बात कहें या किस्मों की बात हमने कही, तो इसमें जब भी हम किस्मों को लगाते हैं तो हम देखते हैं कि ये इसके जो डंठल होते हैं ये काफ़ी लंबे होते हैं।
हमेशा 90 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर से ऊपर 90 सेंटीमीटर तक इनके डंठल होने चाहिए। और इन गुलाबों को की जो मांग होती है इसी डंठल के आधार पर होती है। जितने लंबे डंठल होंगे इसकी मांग उतनी ज़्यादा होगी। इसका एक ख़ास बात ये है कि इन डंठलों को जब भी हम किसी गुलदस्ते में रखते हैं तो इसे हम देखते हैं कि ये जो फूल होते हैं, जो पॉली हाउस के गुलाब होते हैं, ये आप देखेंगे 12 से 15 दिन तक गुलदस्ते में रहेंगे। और जब गुलदस्ते में आप डालते हैं इन फूलों को तो इसमें हर तीसरे दिन या दूसरे दिन पानी बदलना होता है और नीचे से 1/2 इंच इसकी कटाई करनी होती है ताकि इसकी जो गुणवत्ता है या फ्रेशनेस है ये बनी रहे। और इस तरह ये धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं इसके डंठल, इसलिए डंठल पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। मिनिमम 60 सेंटीमीटर इसका डंठल होना चाहिए और उससे ऊपर अगर होंगे तो ये बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं। आपने देखा कि डॉक्टर साहिबा ने पॉली हाउस में गुलाब की खेती कैसे करें और इसकी अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें, इस बारे में कितनी अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर साहिबा, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आप। हाँ, जानकारी तो बहुत बढ़िया रही ना। बिल्कुल, लेकिन हमारे पास कुछ और जानकारी है झुमकी बहन, और वो जानकारी देने के पहले हम कारू दादा से मिलना चाहेंगे। जोहार 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 जोहार। नाम लिए और हाजिर हो बिल्कुल। आप लोग बहुत, हम भी दूर से खड़ा होकर सुन रहे थे, गुलाब गुलाब कर रहे थे। आप अपना गुलाब गुलाब कर रहे हैं, मेरा यहाँ शुगर को हो गया प्रोटोजोआ रोग। तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे पहले ही बताइए, तब फिर गुलाब के बारे में बात करिएगा। बिल्कुल, तो चलिए किसान भाइयों, बड़ी समस्या है और अभी आपने गुलाब की खेती के बारे में जानकारी ली और अब कारू दादा की एक समस्या है कि इनके शुगर में प्रोटोजोआ जो रोग है वो लग चुका है। और कई किसान भाई जो शुगर पालन कर रहे हैं, अगर नहीं भी लगा होगा तो प्रोटोजोआ रोग लगने की संभावना होती है। तो इन संभावनाओं से बचने के लिए, इस समस्याओं से बचने के लिए हम क्या करें, इस विषय पर हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। ये तो खैर सोचिए कि हमारे कारू दादा को ये पता है कि रोग कौन सा है। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी जानकारी है कि इनको रोग की पहचान है। बिल्कुल। दादा, आपको कैसे पता चला कि आपके शुगर को प्रोटोजोआ रोग हो गया है? अरे हमारा एक दोस्त है ना रामू, वो बोला कि यही रोग हुआ है। हम पूछे तुमको इलाज मालूम है, तो बोलता है इतना तो नहीं है। तो आपके दोस्त तो आते रहते हैं, उन्हीं से पूछिए, वो लोग बता देंगे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार जी से और इस विषय पर जानकारी लेते हैं फटाफट। आइए। आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आए हैं बिरसा कृषि विद्यालय में, जहाँ के डॉक्टर हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, जो पशु उत्पादन प्रबंधन विभाग में कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब से हम लोग आज जानकारी हासिल करेंगे शुकरों में होने वाले प्रोटोजोआ रोग एवं उसके बचाव एवं लक्षण। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताएं, ये प्रोटोजोआ जो होता है ये क्या होता है और इसका क्या लक्षण होता है? हाँ, ये प्रोटोजोआ जस्ट टाइप का, जैसे हम कहते हैं जीवाणु होता है, उस तरह का प्रोटोजोआ होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। और ये प्रोटोजोआ जो है शुक्रों में खास करके इसका विशेष महत्व है, पाया जाता है और इससे हानियाँ भी बहुत होती है। तो ये प्रोटोजोआ जो है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और शुक्रों में पाया जाता है। और ये जो प्रोटोजोआ है उसका हम लोग को बचाव करना चाहिए, इसका इलाज करना चाहिए और इससे काफ़ी हानि जो है शुक्रों में होती है। नॉर्मली प्रोटोजोआ की यदि बात करते हैं तो 2-3 तरह 4 तरह के प्रोटोजोआ होते हैं। उसमें से जो मुख्य है, जो ज़्यादातर जो हानि पहुंचाती है, उसमें है कॉक्सीडिया, बेलेंटेडियम कोलाई, जो ह्यूमन में भी होता है। तो ये दोनों जो प्रोटोजोआ है वो ज़्यादा हानि पहुँचाती है। और भी प्रोटोजोआ उसके शरीर में मौजूद रहते हैं आंत में, उसमें जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मा है, ये सब प्रोटोजोआ जो है, ट्राइचुरिस है, ये सब जो है कि उसमें मौजूद रहते हैं, लेकिन वो उतना हानि नहीं पहुंचाती है, तो उसका विशेष महत्व नहीं है। लेकिन बी कोलाई और जो कॉक्सीडिया जो प्रोटोजोआ है उसका विशेष महत्व है। और इस पे हम लोगों को इसके बारे में जानकारी किसान भाइयों को ज़रूरी है कि किस तरह से ये हानि पहुँचाती है और किस तरह से इसका इलाज एवं बचाव करना चाहिए। इसमें हमारे किसान भाई किस प्रकार से उसको पहचान जाएं बाहर से देख करके कि ये प्रोटोजोआ ही हो गया है, और इसको कैसे पहचान के उसका तुरंत वो इलाज करा सकें? ये जो प्रोटोजोआ है इसको हम लोग नंगी आंखों से देखकर नहीं पहचान सकते हैं। इसका जो लक्षण है उसी से हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये हमारे जो पशु हैं वो शुकर जो है वो प्रोटोजोआ से ग्रसित है। तो इसका जो मुख्य लक्षण है वो, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर जो हानि पहुंचाती है, ये प्रोटोजोआ की यदि बात करते हैं तो नॉर्मली वो जो है छोटी आंत बड़ी आंत में मौजूद रहती है। तो ये जब इसकी संख्या कम होती है तो ये हानि नहीं पहुंचाती, लेकिन जब इसका इन्फेक्शन बढ़ जाता है, इसकी संख्या बढ़ जाती है, इसका प्रकोप अधिक हो जाता है, तो ये हानि पहुंचाती है। और इसके लक्षण है कि ये जो एंटराइटिस होता है, डायरिया, डिसेंट्री,
ये जो दस्त होना शुरू हो जाएगा, खास करके छोटे बच्चे में। जो छोटे बच्चे हैं 10 दिन 15 दिन 1 महीने के जो बच्चे हैं उसमें मृत्यु दर इसके कारण अधिक होती है, क्योंकि डायरिया जैसे ही होता है तो ये जो है कि छोटे बच्चे जो होते हैं कमज़ोर होने लगते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाती है और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से जो है पहचान की यदि बात करते हैं तो उसके लक्षण देख करके पहचान कर सकते हैं। दूसरा है कि उसके जो फीकल मैटर हैं, मतलब मल हैं जो, उसको जो है हम लोग अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें, लैब में जा करके उसका एग्जाम करते हैं, तब उससे ऑर्गेनिज्म जो है उसको देख करके उसकी पहचान कर सकते हैं। तो इसमें विशेष रूप से उसको ध्यान देना चाहिए और किसान भाइयों को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि इसकी सही रोकथाम करें और इसका इलाज कर सकें। एक सुअर से दूसरे सुअर में भी जा सकता है ये बीमारी? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो कॉक्सीडिया जो खास करके जो हम बात कर रहे हैं और ब्लेंटिडियम कोलाई दोनों, ये ज़्यादातर जो है इन्फेक्शन से ही, अगर कोई सूकर ग्रसित है इससे तो उसके मल मूत्र से दूसरे सूकर में जो है इसका प्रवेश हो जाता है, खाना के जरिए, पानी के जरिए इसका इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और जो स्वस्थ जो पशु है उसमें तुरंत इसका प्रकोप बढ़ जाता है। और मैं बताया जैसा कि ज़्यादातर इसमें जो इन्फेक्शन का चांसेस होते हैं छोटे बच्चे में होते हैं, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी कम होती है, तो इस तरह के छोटे बच्चों में इसका प्रकोप अधिक होता है। लेकिन इसकी संख्या अगर अधिक होती है, इन्फेक्शन ज़्यादा है, आप गंदगी ज़्यादा किए हैं अपने फार्म में, तो बड़े सूकरे, ग्रोअर्स और ब्रीडर्स और जो गिल्ट हैं, सौ है, उसमें भी इसका प्रकोप अधिक हो सकता है। और इसमें लक्षण सभी में वैसे ही देखने को मिलेंगे कि इसके जो मल में खास करके जो है उसका कंसिस्टेंसी जो है वो चेंज हो जाता है। छोटे बच्चे में देखेंगे कि ये पीला रंग का वो पतला दस्त हो रहा है। बड़े सूकरों में जो नॉर्मल दस्त होता है, वो नॉर्मल जो मल जो त्याग करते हैं वो नहीं होता है, उससे अलग हट करके होता है। तो इस तरह से हम लोग को पहचान इससे कर लेते हैं कि ये ग्रसित है। तो अब ये तो हो गया, जांच हो गया। मान लीजिए किसी को हो जाता है ये बीमारी, तो वो इसका इलाज किस प्रकार से करेंगे, कैसे इसका बचाव करेंगे? तो इलाज की यदि बात करते हैं तो उसमें जो है कि सूकरों में सल्फा ग्रुप जो दवा है वो इसमें हम लोग एंटीबायोटिक के साथ में उसको दे सकते हैं। सल्फा ग्रुप का जो भी दवा है 25 से 65 मिलीग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से वो हम दे सकते हैं। और इस जांच के बाद देना है? नहीं, आपको लक्षण यदि देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें जो दस्त होता है सूकरों में, जो छोटे छौने होते हैं उसमें मृत्यु दर 10 से बहुत होती है। तो एक जब दस्त होता है उसको हम लोग जो बैक्टीरियल कहते हैं, बैक्टीरियल दस्त, उसमें हम लोग जब एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे जेंटामाइसिन और जो है कि फ्लॉक्सीडिन, ये सब जो एंटीबायोटिक है, यदि हम उसको देते हैं तो तुरंत उससे कंट्रोल हो जाता है। तो हम लोग समझ जाते हैं ये बैक्टीरियल है। लेकिन अगर एंटीबायोटिक से उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ज़्यादा चांसेस है कि जो है इसमें प्रोटोजोअल डिजीज़ है। तो उसमें जो है सल्फा ग्रुप्स का जो दवा है वो दे सकते हैं, उसके साथ में सपोर्टिंग एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, जिससे कि जो इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। और जो है सूकर जो इस रोग से ग्रसित हैं, जिसमें इसका प्रकोप बढ़ गया है कॉक्सीडिया का, कोलाई का, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि प्रिवेंशन कर सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि प्रिवेंशन सबसे सही माना जाता है। और प्रिवेंशन के लिए आप साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि कॉक्सीडिया और बी कोलाई का जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादातर जो है इन्फेक्शन से ही होता है। जैसे कि आपका फार्म है, आप जो है मल मूत्र जो एक जगह जमा करके रख रहे हैं, उसका निकास नहीं है, आपका रूम बहुत गंदा है, तो इसमें जो है कि इसका प्रकोप जो है मल मूत्र जो है वो खाने के साथ मिल रहे हैं और वो खाना अगर जो पशु है वो खा रहे हैं, तो इसमें जो है बी कोलाई और जो कॉक्सीडिया है उसका प्रकोप जो है बहुत बढ़ जाता है और ज़्यादातर बच्चों की मृत्यु जो है दर वो बढ़ जाती है। तो ये सब लक्षण है कि तो उसको आप देख करके आप पहचान कर सकते हैं और उसको इलाज भी करें। अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो इलाज करें और बचाव सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप साफ़ सफाई रखते हैं, आवाज़ सही रखते हैं, बिल्कुल उसमें आपका जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसमें आप बिल्कुल साफ़ सफाई रखें, फिनाइल से उसको धोएं और मल मूत्र को एक जगह जमा नहीं होने दें, उसकी निकासी कहीं फार्म से आप दूर रखें, तो इस तरह से इन्फेक्शन जो भी होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं और जो इससे होने वाली हानियाँ को हम काफ़ी कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपने अभी हमारे डॉक्टर साहब से जानकारी हासिल की कि प्रोटोजोआ क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, इसके बचाव क्या होते हैं। हमारे डॉक्टर साहब अपने कीमती समय दे करके हमारे किसान भाइयों को काफ़ी अच्छी जानकारी दी। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए हुए थे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपकी समस्या का निदान तो हो गया कारू दादा? एकदम, ये तो जाने की रोग ये था, अब आपके द्वारा ये जान गए कि इसका निदान कैसे होगा। बिल्कुल, और निदान से भी बहुत बड़ी बात ये है कि आपके सुकर में प्रोटोजोआ रोग हो ही ना, इसके लिए हम कौन कौन सी सावधानी करते हैं। तो किसान भाइयों, ये जानकारी आपको भी हो गई है, लेकिन अब हम कुछ और छोटी मोटी जानकारियां हमारे पास है जो हम आपको
हमेशा देते रहते हैं, तो आज भी वो जानकारी हम ले लेते हैं। IMD पुणे से। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में बादल रहेंगे, साथ ही कई इलाकों में करीब 5 मिलीलीटर बारिश भी हो सकती है। आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। ऊपरी जमीन में जून में बोई गई धान अभी पुष्पावस्था में है। इस समय गंधी बग कीट के रोकथाम के लिए क्लोरपारीफास, क्विनाल्फास या मिथाइल पार्थियान पाउडर 10 किलो प्रति एकड़ की दर से साफ मौसम में भुरकाव करें। तोरिया फसल की बीज बुआई में कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। सरगुजा फसल लगाने के लिए प्रति एकड़ 3 किलो बीज का उपयोग करें। चलिए, ये भी काफी अच्छी जानकारी थी झुमकी बहन। अब जानकारियों का सिलसिला अब हमें खत्म करना चाहिए। अरे नहीं, कागज कलम तो उठाने दीजिए। बिल्कुल, मैं वही कहने जा रहा था कि अब जानकारी का सिलसिला खत्म होने वाला है, लेकिन अब आपकी बारी है किसान भाइयों कि अगर आपकी कोई समस्या है, कोई सुझाव है, तो आप हमें खतों के माध्यम से हम तक लिख करके पहुंचा सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, अगले अंक में हम आपको जानकारी देंगे खेत से लेकर बाजार तक जो विपणन व्यवस्था है उसके बारे में, और साथ ही आपको जानकारी देंगे कि कीटनाशी दवाओं का हम किस तरह से प्रयोग करें, सावधानी पूर्वक प्रयोग करें। तो ये तमाम जानकारियाँ कल के अंक में होंगी। तो अब हम लोगों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।